Hello everyone, this is Neha Soni and I am your social science teacher. So how are you all my students? I hope you are doing well in your studies, and yes, we have started with history from class 6, and yes, the book name is Our Past, and we have completed our chapter number 1 to 6, and now we are going to start our chapter number 7, that is Ashoka. Ashoka, the emperor who gave up war. Why? The title is very interesting and you will learn so many interesting things in this chapter. We will talk about Ashoka, the great king, the great emperor. So here we begin it, the story of Maurya Empire. Okay my dear students, so let's start this chapter. First of all, you know very well each and every chapter is introduced by a young boy or a girl. So here is, you can see over here a young girl is Roshan, and we will talk about the Roshan's rupees story first. So Roshan clutched the crisp notes that her grandfather had given her on her birthday. Okay, so her grandfather had given a 10 rupees note on her बर्थडे. क्लियर, आपको भी पैसे मिलते होंगे, गिफ्ट्स मिलते होंगे ना आपके बर्थडे पे. सो इसी तरह से रोशन को भी एज अ गिफ्ट उनके ग्रैंडफादर ने 10 रुपीज़ का नोट दिया है. क्लियर. While she badly wanted to buy a new CD, वो एक नई CD खरीदना चाह रही थी. She also wanted to just see and feel the brand new notes. Okay, and it was then that she noticed that all of them had a smiling face of Gandhi ji. Okay, and who is Gandhi ji? हमारे राष्ट्रपिता है ना महात्मा गांधी जी. तो उनका स्माइलिंग फेस हमें हर नोट पे हमारे इंडियन करेंसी पे दिखता है. स्माइलिंग फेस उनका ऑन द राइट साइड. शी सॉ अ स्माइलिंग फेस ऑफ गांधी जी प्रिंटेड ऑन द राइट एंड ए टाइनी सेट ऑफ लायंस ऑन द लेफ्ट. अ टाइनी सेट ऑफ लायंस. हियर यू कैन सी. Okay, what were the lions there for? She wondered. उसे आश्चर्य हुआ. She wondered कि भाई ये शेर यहाँ क्या कर रहे हैं? क्या ये करेंसी की सिक्योरिटी कर रहे हैं? क्या ये हमें डरा रहे हैं? सो बहुत सारे क्वेश्चंस है रोशन के माइंड में, और आई होप आपने भी जब इस चीज़ को नोटिस किया होगा कि ये जो एम्ब्लम है ये तो हमने कहीं देखा है. हैव यू सीन दिस? सो ये इस नोट पे क्यों है? सो यही क्वेश्चन है और वी विल टॉक अबाउट दिस एम्ब्लम. सो here we begin it. First of all, my dear students, you can see a lion capital over here. Okay, lion capital. Okay, so it is situated on Sarnath pillar. Okay, first of all इसे कहाँ situate किया गया है, इसे कहाँ place किया गया था? Originally ये सारनाथ जो पिलर है जो अशोका ने बनवाया था, अशोक स्तंभ जिसे कहते हैं, उसके ऊपर इसे place किया गया था. You can see there are first of all you can I think you can see 3 lions are there, but no, in actual there are 4 lions back to back. Okay, so एक जो lion है इन यहाँ पे है, इस लाइन के पीछे है. Okay, so there are 4 lions and you can see over here a wheel, right? A wheel you can see over here, and जो ये व्हील है अशोक चक्र जिसे बोलते हैं, धम्म चक्र जिसे बोलते हैं, इसमें 24 स्पोक्स भी होती हैं. और ये क्या हमें बताती हैं? ये बताती है 24 आवर्स के बारे में कि जो टाइम है ना वो लगातार चल रहा है. सो डू गुड थिंग्स इन योर लाइफ. ओके, सो ये जो चीज़ें हैं ये अशोक ने बनवाई थी. सो ये सारनाथ पिलर के ऊपर हम इसे देख सकते हैं, और इस स्टैचू के अंदर और भी जो दूसरे एनिमल्स हैं उनका भी यहाँ पे पोर्ट्रे किया गया है, उन्हें भी यहाँ पे. और ये बताता है अशोक की पावर के बारे में, अशोक का जो थिंकिंग प्रोसेस था क्या था. सो इसी के तहत हमने इसे एज ए नेशनल एम्ब्लम, इसका जो ग्राफिक डिज़ाइन है उसे हमने यूज़ किया है. एंड वी सी ऑल द ग्राफिक डिज़ाइंस ऑफ दिस नेशनल एम्ब्लम ऑन आवर करेंसी नोट्स. क्लियर गाइज? सो ये क्या है? आपने इसे देखा है, लायन कैपिटल है ये, और ये किसने बनवाया था? अशोका ने बनवाया था. द लायंस whose picture we see on printed on Indian currency or you can say money, so they had a long history. so इनका एक
अलग बहुत बड़ा इतिहास है। सो क्या है इसके बारे में भी हम देखेंगे, और ये सभी चीज़ें जो अशोक के द्वारा बनाई गई हैं ये हमें हिस्ट्री बताती हैं, बिकॉज दीज आर सम रिसोर्सेज दे कैन टेल अस अबाउट द हिस्ट्री। सो अशोक के टाइम पे जो इंस्क्रिप्शंस मिले हैं दे आर वेरी लार्ज इन नंबर्स। सो हमें उनसे क्या पता चलता है उस समय हिस्ट्री में क्या हो रहा था, क्या डेवलपमेंट्स हो रहे थे, मौर्य एम्पायर से पहले मगध की क्या पोजीशन थी। So in our earlier chapters we have discussed about Janas, Janpadas, Mahajanpadas. So when you have discussed that 16 Mahajanpadas were there and Magad was very powerful kingdom that time, right? So अब यहाँ से मगध जो किंगडम था, जो एक राज्य था, उसने जब महाजनपदा के रूप में अपने आप की जो टेरिटरीज थी उसे एक्सपेंड करना स्टार्ट किया। मगध के जो रूलर्स थे अब वो ज़्यादा पावरफुल होने लग गए थे। येस, वी हैव डिस्कस अबाउट द एलेक्जेंडर, है ना, जिसने क्या किया था, जिसने रिफ्यूज़ कर दिया था उसकी आर्मी ने, वी विल नॉट क्रॉस द व्यास रिवर बिकॉज दे आर अफ्रेड फ्रॉम द पावर ऑफ मगध एम्परर्स, मगध किंग्स। सो उस समय किंग्स थे। एम्परर और किंग्स में क्या डिफरेंस है, एक किंगडम और एम्पायर में क्या डिफरेंस होता है, वी विल टॉक अबाउट इट। जैसे आपने पहले पढ़ा था जन और जनपद में क्या डिफरेंस था। जन जो है इट वाज अ ग्रुप ऑफ पीपल, और जब उसका एक्सपेंड होता है, उसका एरिया एक्सपेंड होता है, उसकी पॉपुलेशन एक्सपेंड होती है, सो फिर वो जनपद बन जाते हैं। जनपद का भी एक अगर आप बड़ा रूप देखें तो वो महाजनपद, एंड देन महाजनपद से किंगडम, किंगडम से एम्परर, एम्पायर। सो क्लियर है, a big kingdom is equal to empire. So my dear students, we will talk about all of these things, and these things are very interesting, so you will learn so many things from here. Next is दिस स्टैचू वर मेड बाय कटिंग स्टोन। ये जो स्टैचू है ये कटिंग स्टोन्स के थ्रू बनाया गया है, आप देख सकते हो इसको। मीन्स क्या किया है, कार्व किया है स्टोन्स को, उसके बाद में इसको अच्छे से इसकी जो नक्काशी की गई है वो करके इसे बनाया है। आफ्टर विच दे वर इंस्टॉल एन ह्यूज पिलर इन सारनाथ, और ये पिलर जो है अशोक का स्तंभ कहा जाता है, और इसके ऊपर इसे सबसे पहले इंस्टॉल किया गया था इन उत्तर प्रदेश। क्लियर, नियर वाराणसी, सारनाथ इज नियर वाराणसी। हमने जो अर्लियर चैप्टर था उसमें भी देखा था ना, जो अंगाज की मॉम थी वो चाहती थी कि जब वो सारनाथ भी जाए, आप जो ट्रिप पे जा रही थी जब अंगा, सो सारनाथ इज नियर वाराणसी इन उत्तर प्रदेश। एंड इफ वी टॉक अबाउट इंस्क्रिप्शंस, सो देयर वर सो मेनी इंस्क्रिप्शंस ऑफ अशोका एंड मौर्यन एम्पायर एम्परर। सो you can take a look over here and image of the inscriptions of Ashoka. Inscriptions were engraved on many pillars. बहुत सारे pillars और stone पे जो है inscriptions लिखे थे। क्या reason होगा inscriptions बनाने का? Yes, we have discussed about inscriptions. Inscriptions are surviving for a long time because they are made on a hard surface, right? और जो manuscripts होती हैं वो किस पे लिखी जाती हैं, सॉफ्ट सरफेस, लाइक पाम लीव्स पे लिखी जाती हैं, बार्क ऑफ ए बर्च ट्री पे उन्हें लिखा जाता है। बट जो इंस्क्रिप्शंस होते हैं दे वर रिटन, दे वर मेड ऑन अ हार्ड सरफेस, दैट्स व्हाई दे आर सर्वाइविंग फॉर अ लॉन्ग टाइम। क्लियर क्लास। अब क्या है, अशोक ने जो अपनी जो उसकी टीचिंग्स थी, जो उसने धम्मा के बारे में बताया, व्हाट इज़ धम्मा, मैं इसके बारे में भी आपसे चर्चा करूँगी। कुछ तो मिस्ट्री रहना चाहिए ना आपके माइंड में कि हम क्या क्या पढ़ सकते हैं इस चैप्टर में। सो बहुत सारी इंटरेस्टिंग चीज़ें हैं जिन्हें आप देखेंगे। एंड हियर इंस्क्रिप्शंस वर एंग्रेव्ड ऑन मैनी पिलर्स एंड स्टोन्स लाइक दीज ऑन द इंस्ट्रक्शंस ऑफ अशोका। किसके कहने पे बनवाए गए थे, किसके इंस्ट्रक्शंस पे इन इंस्क्रिप्शंस को लिखा गया था, द इंस्ट्रक्शंस ऑफ अशोका। एंड अशोका वॉज द ग्रैंड सन ऑफ the founder of Mauryan Empire. So we will talk about it, and Ashoka was the great ruler of history. So who is the founder of this Mauryan Empire is a question for you, and you will get answer in this video. So next question आप अपने mind में रखना कि भाई किसने मौर्य साम्राज्य की स्थापना की थी। Clear? So Mauryan Empire, we will talk about Mauryan Empire first. So empire क्या होता है? First of all, I have discussed with you that empire is equal to a big kingdom. Okay? So empire अगर एक बड़ा kingdom जब बन जाता है, जब वो अपनी territories को expand कर लेता है, तब वो क्या बन जाता है? It will become empire. So kingdom, a big kingdom, or you can say bigger, it is bigger than a kingdom. Clear? The emperor.
अब किंगडम होगा तो उसका किंग होगा, और एम्पायर है तो उसका लीडर कौन बन जाएगा, एम्परर हो जाएगा। क्लियर? द एम्परर नीडेड अ लार्ज नंबर ऑफ ऑफिसर्स, अ लार्ज नंबर ऑफ रिसोर्सेज, राइट? बिकॉज क्या होता है, आपको अगर रूल करना है, हाउ विल यू रूल द एरिया, हाउ विल यू रूल योर एम्पायर, हाउ विल यू रूल योर किंगडम, सो यू नीड मोर रिसोर्सेज, लाइक सो जब हमने ट्राइबल क्लाइंस देखे थे, फिर जब किंगडम्स का महाजनपदास हुए थे, तो वो लोग क्या करने लगे थे, उन्होंने आर्मी रखना स्टार्ट किया था, दे कलेक्ट टैक्सेस फ्रॉम द पीपल। सो यहाँ जो एम्परर है उससे तो और ज़्यादा टैक्स कलेक्ट करना होगा, जभी तो वो अपनी टेरिटरीज जो उसने एक्सपेंड की है उसे अच्छे से सर्वाइव कर पाएगा, उसकी प्रोटेक्शन कर पाएगा। सो द एम्परर नीडेड अ लार्ज नंबर ऑफ ऑफिसर्स फॉर द कलेक्शन ऑफ इम्पेरियल टैक्सेस। जो भी टैक्सेस होते हैं, जो शाही दरबार या जो रॉयल फैमिली है जो डिसाइड करती है, जो किंग है जो डिसाइड करता है टैक्स, उस टैक्स को वसूल करने के लिए, किसकी वसूली भाई की, है ना, वसूली भाई देखे ना अपने मुन्ना भाई MBBS में वसूली भाई। सो इसी तरह से कुछ ऑफिसर्स हैं, उनकी अपॉइंटमेंट की जाती थी, एंड दे कलेक्ट टैक्सेस फॉर एम्परर। क्लियर? For the protection of these empires, the emperor needed large army. Clear guys? जब आपका empire है, आपका जो kingdom है वो expand होगा, आपका area बड़ा होगा, आपका area बड़ा होगा तो आपको उसकी protection करनी होगी। protection के लिए क्या चाहिए, मैन पावर चाहिए। मैन पावर क्या होगा, आर्मी होगी। ऐसा तो है नहीं कि आपके पास में कोई हथियार नहीं है और आप अपनी प्रोटेक्शन कर पाओगे, है ना। तो हाथों से तो ज़्यादा युद्ध लड़ेंगे नहीं, तो आपको एक आर्म्ड, है ना, आर्मी की फोर्स, आर्मी फोर्स चाहिए। तो फोर्स के लिए आपको क्या करना होगा, आपको उसे पे करना होगा रेगुलर। तो रेगुलर पे कहाँ से करेंगे, तब आपके पास वेल्थ होना चाहिए। वेल्थ कहाँ से आएगा, देखो आगे से आगे क्वेश्चन मैं आपसे पूछ रही हूँ, आप फटाफट क्वेश्चंस के आंसर दीजिए। वेल्थ कहाँ से आएगा, वेल्थ आएगा टैक्सेस से। टैक्सेस कौन देंगे, फार्मर्स देंगे, क्राफ्ट पर्सन देंगे, जो भी पीपल है, जो भी सब्जेक्ट है उस एरिया के, वे टैक्स देंगे। उनसे टैक्स कौन लेगा, ऑफिसर्स कलेक्ट करेंगे। ऐसा तो है नहीं ना कि भाई राजा साहब जा रहे हैं सबसे टैक्स लेने घर घर जाके, हाँ ऐसा तो होगा नहीं। सो ऑफिसर्स जो है उन्हें अपॉइंट किया जाता था, दे कलेक्ट टैक्स फ्रॉम पीपल। क्लियर? ओके, सो हियर यू कैन टेक अ लुक, ही इज अशोका। ओके, he was a warrior, okay, he was a great king. first of all उसे एक बहुत बड़ा योद्धा माना जाता है, एक इतना अच्छा योद्धा जो बहुत ज़्यादा पावरफुल था, फिर भी उसने युद्ध जीतने के बाद युद्ध छोड़ दिया, कभी युद्ध नहीं लड़ा। ऐसा क्या हुआ उसके साथ? आपने कभी कोई लड़ाई या फिर आपने कभी कोई, आपका कोई गेम है वो जीता हो, और क्या आपने जीते हुए गेम को छोड़ दिया? एक मजाक की बात नहीं थी, एक बहुत बड़ा युद्ध किया था उसने, कलिंग युद्ध के बारे में हम पढ़ेंगे इस चैप्टर में, और ये बहुत बड़ा चेंज था अशोका की लाइफ के लिए, और यहाँ से उसकी लाइफ का पार्ट 2 शुरू होगा। सो फर्स्ट ऑफ ऑल हम पार्ट 1 डिस्कस करेंगे, तब उसके बाद पार्ट 2 पे आएंगे। क्लियर? सो आप इस क्वेश्चन को अपने माइंड में रखना कि क्यों, जो आपका टाइटल है ना, अशोका द एम्परर हु गेव अप वॉर, व्हाई, ये क्वेश्चन है और आपको इसका आंसर खुद मिलेगा। क्लियर? Therefore, the emperors needed more resources than kings. So, जो kings होते हैं उनसे ज़्यादा resources की आवश्यकता किसे होगी? The emperor needed more resources. This empire was founded by Ashoka, the great grandfather Chandragupta Maurya, about 2300 years ago. So अब वापस ईयर आया है तो हम क्या करेंगे, स्केलमीटर पे इसे चेक कर लेते हैं। यस, यहाँ से हमने बर्थ ऑफ जीसस का टाइम लोकेट कर दिया है, और यहाँ है हम 2021 अप्रॉक्स 2000 ईयर्स, तो यहाँ कंप्लीट होते हैं, फिर 300 ईयर्स यहाँ होते हैं, तो ऑलमोस्ट आप 2300 सालों पुरानी बात कर रहे हैं। क्लियर है? तो यहाँ से क्या होगा, 300 BC के अप्रॉक्स ये बात की जा रही है, और 300 BCE बिफोर कॉमन एरा, यहाँ से फाउंडेशन रखी जाती है मौर्य एम्पायर की। और किसने रखी थी ये फाउंडेशन, अशोक ने? नो, अशोक के ग्रैंडफादर ने। क्लियर? एंड हु वाज द ग्रैंडफादर ऑफ अशोका? Chandragupta Maurya was the grandfather of Ashoka. Clear? So Chandragupta Maurya, you can see an image of him, और इन्होंने एक बहुत ही बड़ा चेंज लाया था। अब ये एक स्टोरी है, इसको सीखो, इसको समझो।
क्या होता है, जब हमने महाजनपदास पढ़े थे, उनकी जब पावर ज़्यादा बढ़ने लगी तो वहाँ पे हर्यक वंश के जो हमने बिंबिसार देखे थे, बिंबिसार को फाउंडर माना जाता है मगध का। क्लियर है ना, मगध महाजनपद का, उसके बाद में मगध किंगडम का, उसके बाद उनके पुत्र हुए अजातशत्रु, और इस तरह से हर्यक वंश जब डिक्लाइन होता है तो शिशुनाग वंश की स्थापना होती है। शिशुनाग वंश या डायनेस्टी का डिक्लाइन किया जाता है नंद वंश के राजा महापद्मनंद के द्वारा। ठीक है, तो 3 डायनेस्टी क्लियर हो रही है, हर्यक वंश, देन शिशुनाग वंश, देन नंद वंश। सो नंद वंश के जो महापद्मनंद थे वो बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग थे, पावरफुल थे। उन्होंने जो अपनी टेरिटरी थी वो नॉर्थ ईस्ट से लेके नॉर्थ वेस्ट तक उन्होंने काफ़ी ज़्यादा एक्सपेंड कर लिया था। नंद वंश के टाइम पे तो जो ग्रीक रूलर्स थे वो डरते थे इंडिया के अंदर आने से, लेकिन लास्ट में उनके जो और ज़्यादा, उनके बाद में जो उसी डायनेस्टी से जो रूलर्स हुए थे उनके लास्ट थे नंद, है ना, धनानंद। सो धनानंद जो थे ना वो इतने ज़्यादा, हालांकि उस टाइम पे बहुत पावरफुल पोजीशन थी मगध की, और जो अलेक्जेंडर या जो दूसरे ग्रीक रूलर्स थे वो चाहते थे उस नंद वंश की डिक्लाइन करके उस एरिया को कॉन्कर करना। और तभी वहाँ पे जो तक्षशिला यूनिवर्सिटी थी, एक पाकिस्तान में तक्षशिला भी हम पढ़ेंगे, जो उस समय एक पुरानी यूनिवर्सिटी थी, उसके स्टूडेंट थे चाणक्य। चाणक्य एक स्टूडेंट थे, एक सेंट थे आप कह सकते हो। वे बहुत ज़्यादा चिंतित थे कि अगर कोई ग्रीक रूलर इंडियन टेरिटरी पे अटैक कर देगा तो ये जो नंद है ना, धनानंद, नंद वंश के जो धनानंद जी हैं, ये तो इतने ज़्यादा एक्टिव ही नहीं है, ही वॉज नॉट एज स्ट्रॉन्ग। उनके जो एंसेस्टर्स थे वो ज़्यादा स्ट्रॉन्ग थे, लेकिन नंद जो धनानंद हैं वो इस बारे में बिल्कुल चिंतित नहीं थे। उन्होंने कौटिल्य का अपमान भी कर दिया, इंसल्ट भी कर दी। एक बार कौटिल्य उन्होंने अवेयर भी करवाया था कि आप थोड़े से अलर्ट रहिए, आपको ग्रीक रूलर्स जो हैं अटैक करना चाहते हैं, बट उन्होंने नोटिस नहीं किया। इवन उन्होंने क्या किया, इंसल्ट कर दिया कौटिल्य चाणक्य की। अब चाणक्य ने क्या किया, आई विल टेक अ रिवेंज फ्रॉम यू। सो उन्होंने क्या किया, एक बच्चा था चंद्रगुप्त, उसे देखा, उसको नोटिस किया और उसे तैयार किया और उसे इतना अच्छा बनाया कि उसने जो धनानंद जी थे उन्हें हटा के जो नंद डायनेस्टी था उसका डिक्लाइन किया और एक फाउंडेशन रखी। किसकी फाउंडेशन रखी? मौर्य एम्पायर की फाउंडेशन रखी। और यहाँ से सिलसिला शुरू होता है अराउंड 321 BCE से इसकी फाउंडेशन होती है। किसकी फाउंडेशन होती है? मौर्यन एम्पायर की फाउंडेशन की जाती है। किसके द्वारा की जाएगी? चंद्रगुप्त मौर्य के द्वारा की गई थी। क्लियर गाइज? सो यहाँ से आगे बढ़ते हैं। ओके, चाणक्य. So here you can see a picture of Chanakya. The other name was Vishnugupta Kautilya. So ये जो थे ये बहुत ज़्यादा स्मार्ट थे। इनकी एक बुक भी है अर्थशास्त्र, और उसमें क्या है ना, बहुत सारी, और एक अदर बुक भी है जिसका उल्लेख NCERT में अभी नहीं दिया गया है, लेकिन उसमें भी हमें चाणक्य नीति जिसे कहते हैं ना, बहुत सारी कुछ ऐसी चीज़ें भी हैं जो इन्होंने डेली लाइफ के लिए या राजा के लिए या फिर जो वहाँ के लोग होते हैं उनके लिए कुछ रूल्स बनाए हैं, कुछ उन्होंने एडवाइसेस दी हैं। सो अगर उन पे चला जाए तो आप सक्सेस प्राप्त कर लोगे, सक्सेस आपको मिलेगी। सो इस तरह से इन्होंने कुछ अपनी बातें लिखी हैं एक बुक में, और वो बुक जो है इट इज़ नॉट ओनली अबाउट द इकोनॉमिक्स, है ना, ये पॉलिटिकल व्यूज़ से भी बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट थी। सो चाणक्य और यू कैन सी कौटिल्य असिस्टेड चंद्रगुप्त मौर्य इन द एस्टैब्लिशमेंट ऑफ मौर्य एम्पायर। सो मैंने आपको स्टोरी क्लियर कर दिया। चाणक्य ने क्या किया था? हेल्प किया था किसको? चंद्रगुप्त मौर्य को। किसके लिए हेल्प किया था? एस्टैब्लिशमेंट ऑफ मौर्य एम्पायर। और उन्होंने क्या किया था? नंद डायनेस्टी का डिक्लाइन करके फाउंडेशन रखी थी मौर्य एम्पायर की। तो फर्स्ट रूलर वाज मौर्य एम्पायर वाज चंद्रगुप्त मौर्य। क्लियर? द नेम ऑफ चाणक्याज बुक इज़ अर्थशास्त्र। सो मैंने बताया आपको अर्थशास्त्र। अब नाम से ये मत सोचना कि मैम अर्थशास्त्र इट मीन्स लाइक इकोनॉमिक्स की कोई बुक है क्या? नहीं, ऐसा नहीं है। इकोनॉमिक्स ही नहीं, इसमें जो भी पॉलिटिकल व्यूज़ से जो राजा के लिए या जो रूलर है उसको कैसे रूल करना है, कैसे गवर्न करना है, कैसे उसकी जो कैपिटल है उसमें उसको किस किस तरह से और ज़्यादा डेवलपमेंट्स करने हैं, ये सारी बातें इसमें लिखी होती थी। कैसे टैक्स वसूलेंगे, किस फॉर्म में टैक्स का कलेक्शन होगा, सारी चीज़ें इसमें इन्होंने लिखी थी, विच इज़ बेस्ड ऑन पॉलिटिकल सब्जेक्ट्स। क्लियर?
which is based on political subjects and many ideas related to it are found in this book. So बहुत सारे ideas भी इस book में हमें मिलते हैं. So clear है, देखिए कितने smart हैं और कितने active लग रहे हैं face से ही. So Chanakya was very intelligent and he helped Chandragupta Maurya in the establishment of Mauryan Empire. Clear हो गया आपके लिए. Next आगे बढ़ें. The Maurya Empire had several pleasure cities such as Patliputra, the capital city of this empire. पाटलिपुत्र क्या था? कैपिटल बन गया था. बिकॉज क्या हुआ था, जो मगध था, मगध महाजनपद से अब वो मौर्य एम्पायर बन गया है. तो मगध का अब क्या हो गया है, पाटलिपुत्र से हमने बोलने लगे हैं. उज्जैन and Takshila are two other important city and two other pleasure cities that time. Clear? So हम उज्जैन के बारे में देखेंगे. उज्जैन अवंती महाजनपद हमने देखा था. तक्षशिला नाउ इट इज़ इन पाकिस्तान और यहाँ के एक यूनिवर्सिटी के ही स्टूडेंट थे. कौन? चाणक्य. क्लियर हो गया? Okay, so pleasure cities such as Patliputra, Ujjain and Takshila with Patliputra as its capital. So the capital of this Maurya Empire was Patliputra. Clear? Takshila. If we talk about Takshila, Takshila was a city located on the main road to northwest and central Asia. जो अगर आप यहाँ इंडिया के इस मगध एरिया के बारे में बात कर रहे हैं, अगर आप नॉर्थ वेस्ट को जाएंगे अफ़गानिस्तान और तो यहाँ पे जो मेन रोड का जो सेंटर है वो क्या है? तक्षशिला. तक्षशिला. ठीक है. मीन्स आपको इम्पॉर्टेंट जो रूट्स हैं वहाँ पे आपने एक मेन सेंटर बना दिया है. और यहाँ जो नॉर्थ वेस्ट का मेन सेंटर है, अगर आपको सेंट्रल एशिया के लिए जाना है तो वहाँ का मेन सेंटर क्या है? तक्षशिला है. क्लियर? Okay, next if we talk about Ujjain, so first we will talk about some important areas. Okay, so here is a map is given to you in your book, so we will talk about this. So you can see a map of Indian subcontinent over here. So the Maurya Empire showing the principal cities and some of the places where inscriptions were found. So some important cities क्या हैं वो मैं आपको बता देती हूँ यहाँ पे. I will locate it from here. You can see first of all I will locate the area of Maurya Empire. So आप यहाँ से अगर आप चले, so ये सारा एम्पायर जो था ये किसका है? ये मौर्यंस का था. क्लियर? अब देखिए नंद वंश जो था उसने यहाँ तक अपना एक्सपेंड कर रखा था. नंद वंश ये था. धनानंद के टाइम पे बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट पोजीशन थी मगध महाजनपद की. नंद वंश में इस पोजीशन को अटैक करना चाहते थे ग्रीक रूलर्स जो इधर से आएंगे और यहाँ को जीतना चाहते थे पूरी जगह. लेकिन जब मौर्य एम्पायर आया तब मौर्य एम्पायर का जो एरिया मैंने आपको बताया वो इतना ज़्यादा एक्सपेंड हो चुका था. तो अब यहाँ से देखिए इट इज़ here you can see Patliputra. Clear? Patliputra was the capital city of this empire. Next we will talk about Takshila. Okay, and it was on the main road. अगर आपको नॉर्थ वेस्ट में और सेंट्रल एशिया में जाना है तो it was located on the main road. So this was another main city over there. And if we talk about Ujjain, so Ujjain is here and it was an important city. Okay, if you have to go from northern India to southern India, so southern India के लिए बीच में क्या है, आपको उज्जैन से होके गुजरना है. And Ujjain was the another provincial capital that time. So Ujjain and Takshila was the provincial capital and Patliputra was the capital of this empire. इस पूरे एम्पायर की राजधानी तो थी पाटलिपुत्रा और फिर पाटलिपुत्र जो था सेंट्रल बॉडी थी. यहाँ से पूरा एम्पायर को जो है कंट्रोल किया जाता था. लेकिन इतना बड़ा है एरिया आपका तो आपको क्या करना होगा, कुछ स्टेट बनाने होंगे. सो स्टेट की जो कैपिटल्स हैं जैसे अभी हमारा इंडिया है उसमें बहुत सारे स्टेट्स होते हैं, राइट. सो इसी तरह से स्टेट्स थे और स्टेट्स की कैपिटल क्या थी? प्रोविंसेस थे. प्रोविंशियल कैपिटल्स थी दो जो बहुत इंपॉर्टेंट है, तक्षशिला एंड Ujjain. Clear? So here are some places have been given to you in red dot. So we will locate and हमने यहाँ से inscriptions मिले हैं. हमने देखा ना inscriptions क्या बताते हैं, history के बारे में बताते हैं. So these are some places where we have got some inscriptions. So clear हुआ? So अब इन areas को हम check कर लेते हैं. What are these? In northwest Kandahar, here, Lamka,
मानसेरा, शहबाजगिरी, कलसी, टोपरा, मेरठ एंड बहापुर। बहापुर कहाँ है? दिल्ली में है। मेरठ में भी हमें मिले इंस्क्रिप्शंस। हियर लुम्बिनी, रामपुरवा, रामपुरवा से तो एक बुल भी मिला है हमें, और उसके बहुत शानदार उसकी कार्विंग की गई है, बहुत ही शानदार पॉलिश की गई है। तो इस तरह की कई इंस्क्रिप्शंस भी हमें इन एरियाज से मिले हैं। एंड यहाँ से अगर आप देखें, शुड आई जूम इट फॉर यू? ओके, नाउ इट इज़ वेरी क्लियर। सो गुजरात से हमें मिले हैं, इलाहाबाद से मिले हैं, कौशाम्बी, सारनाथ, और यहाँ ये जो पाटलिपुत्र के ऊपर आप देख सकते हैं लौरिया, अतराज से मिले हैं, हियर रूपनाथ से मिले हैं, सांची, सांची से सांची का स्तूप भी हमने देखा है और हम बात करेंगे इसके बारे में। और ये है पनगुरारिया, यहाँ से मिला है, हियर गुरनार से मिला है, सोपरा से हमें इंस्क्रिप्शंस मिले हैं, हियर ये सन्नाथी से हमें मिले हैं, और इधर आप धौली से मिलते हैं, आपको मशकी से मिलते हैं, येरारगुड़ी से मिलते हैं, ब्रह्मगिरी है ना। ब्रह्मगिरी के बारे में तो हमने हमारे चैप्टर्स में भी पढ़ा था, बरियल साइट्स भी मिली थी हमें यहाँ से। सो इस तरह से बहुत सारी जगहों से हमें इंस्क्रिप्शंस मिले, और ये सारे इंस्क्रिप्शंस किसके इंस्ट्रक्शन से लिखवाए गए थे? अशोका के इंस्ट्रक्शन से ये बनवाए गए थे। सो बहुत सारी तादाद में हमें हिस्ट्री के बारे में पता चलता है इंस्क्रिप्शंस के थ्रू। क्लियर हुआ? So next is on the way from northern India to southern India, the main city was Ujjain. So we have discussed about it. If we have to go from northern India to southern India, here Ujjain was the main city, and Maurya Empire established हुआ था 321 BCE में, और इसका जो पूरा कालक्रम था वो था 185 BCE तक मौर्य एम्पायर को हम पढ़ेंगे। क्लियर है? सो नेक्स्ट इज एंड उज्जैन प्रेजेंट डे इज इन मध्य प्रदेश। सो ट्रेडर्स, गवर्नमेंट ऑफिशियल्स जो गवर्नमेंट सेवा में थे, राजकीय कर्मचारी जो थे उस समय के हमारे जैसे, क्राफ्ट पर्सन, क्राफ्टमैन यूज टू लिव इन दीज सिटीज़। जो इम्पॉर्टेंट सिटीज़ थी ना, यहाँ पे इम्पॉर्टेंट लोग रहते थे। क्या काम आते थे ये यहाँ ही क्यों रहते थे? क्वेश्चन ये है, ट्रेडर्स यहाँ रहेंगे तो वो अपना ट्रेडिंग कर सकते हैं इजीली, बिकॉज दीज आर मेन सेंटर्स, राइट। सो गवर्नमेंट ऑफिशियल्स है, यहाँ से वो गवर्न कर सकते हैं, है ना, मॉनिटर कर सकते हैं एक्सचेंज को, ट्रेड को, इन सब चीज़ों को। सो इस तरह से जो मेन आप कह सकते हो सोसाइटी के कुछ मुख्य लोग थे, क्राफ्टमैन थे, जो अच्छी सुंदर चीज़ें बनाते थे, वर्कर्स थे, दे यूज टू लिव इन दीज सिटीज़। सो क्लियर हुआ? ये जो कुछ सिटीज़ थी, इंपॉर्टेंट सिटीज़ थी, और ये आप देख सकते हैं मौर्य एम्पायर का ये जो एरिया है, ये इतना बड़ा वास्ट एरिया है, और ये रूल किया जा रहा था मौर्य एम्परर्स के थ्रू। क्लियर हुआ? सो इन इम्पॉर्टेंट सिटीज़ में कौन कौन रहते थे? ट्रेडर्स रहते थे, हु डू परचेज और सेलिंग का उनका गुड्स का प्रोग्राम रहता था पूरा, है ना, प्रॉफिट कमाते थे उससे, और इस तरह से कुछ गवर्नमेंट ऑफिशियल्स भी यहाँ रहना पसंद करते थे। और कौन लोग रहते थे? सो विलेजेस ऑफ फार्मर्स एंड पेस्टोलेट्स वर सेटल्ड इन लार्ज एरियाज ऑफ द मौर्य एम्पायर। जो गांव थे, मौर्य एम्पायर इतना बड़ा था, लार्ज था, उसमें कुछ विलेजेस भी थे, बहुत सारे विलेजेस थे, बिकॉज क्या था, एग्रीकल्चर वॉज द मेन source of income that time, and also now it is also the main source of income. So agriculture क्या था, farmers क्या करते थे? फार्मिंग करते थे, और चरवाहे जो हैं अपने जो उनके हर्ड ग्रुप्स हैं और जो एनिमल्स हैं, कैटल हैं, उन्हें चरवाहों में चरने के लिए, पेस्टोलिट्स जो होते थे वो उन्हें चरने के लिए भेजते थे। तो वो कहाँ सेटल हो गए थे? वो विलेजेस में सेटल हो चुके थे। लार्ज एरिया था, ये बहुत बड़ा एरिया था विलेजेस के रूप में। मोस्ट ऑफ द सेंट्रल इंडिया वाज फॉरेस्टेड। हमने बात की थी फर्स्ट चैप्टर में भी, जो सेंट्रल इंडिया है वो फॉरेस्टेड है, राइट, है ना। फॉरेस्टेड होगा तो वहाँ से क्या क्या चीज़ें मिल सकती हैं हमें? टिम्बर मिल सकता है, एलिफेंट्स मिल सकता है, एनिमल्स मिल सकते हैं, राइट। हमें बहुत सारी अन्य चीज़ें मिल सकती है, शहद मिल सकता है, और जो नेचुरल प्रोडक्ट्स हैं वो हम वहाँ से प्राप्त कर सकते हैं। सो मोस्ट ऑफ द सेंट्रल इंडिया वाज फॉरेस्टेड, वेयर पीपल मेड अ लिविंग थ्रू फूड गैदरिंग एंड हंटिंग एक्टिविटीज़। वहाँ पे और भी जो ऑक्यूपेशन अगर आप देखें तो क्या क्या ऑक्यूपेशंस थे? लोग फूड गैदर करते थे, हंटर्स थे उस समय, दे हंट द एनिमल फॉर देयर फूड रिक्वायरमेंट। सो इस तरह से ऑक्यूपेशन की अगर हम बात करें तो ट्रेडर्स थे, राइट, हमने पढ़ा, फार्मर्स थे वहाँ पे, पेस्टोलेट्स थे, और हमने अभी देखा हंटर्स एंड फूड गैदरर्स भी वहाँ पे थे। सो इस तरह से
ये एक्टिविटीज़ की जाती थी। क्षत्रियास की तरफ ब्राह्मण भी थे, वहाँ पे वर्ण व्यवस्था की अगर हम बात करें, फार्मर्स थे, वर्कर्स थे, ट्रेडर्स थे। सो ये सभी लोग वहाँ पे, सोसाइटी अभी भी वैसी ही चल रही थी जैसा है, बस प्रोग्रेस ज़्यादा हो रही थी। क्लियर? जो एग्रीकल्चर का प्रोडक्शन है वो ज़्यादा होने लगा था। सो इस तरह से बहुत सारे अच्छे चेंजेस देखने को मिल रहे थे। डिफरेंट लैंग्वेजेस वर स्पोकन बाय द पीपल इन डिफरेंट रीजन्स ऑफ द मौर्य एम्पायर। जो मौर्य एम्पायर के डिफरेंट डिफरेंट रीजन्स थे, अलग अलग जो क्षेत्र थे, उनमें अलग अलग लैंग्वेज बोली जाती थी। क्लियर है? दिस पीपल यूज टू ईट डिफरेंट टाइप ऑफ फूड, सो देयर वर सो मैनी वैरायटी ऑफ फूड नाउ। सो मौर्य एम्पायर का जो फूड है, उस समय जो फूड वैरायटी थी वो बहुत ज़्यादा बढ़ गई थी। अलग अलग तरह के फूड खाते थे वहाँ के लोग, है ना। अब तो वैरायटी मिलने लगी है। और क्या होगा, एंड वेयर डिफरेंट क्लोथ्स। अब तो भैया फैशन आ गया, अलग अलग कपड़े भी पहनने लगे, अलग अलग तरह के कपड़े भी पहनने लगे थे, है ना। तो बातों ही बातों में, मजाक ही मजाक में अच्छे से हम इस चीज़ों को समझते जा रहे हैं कि सोशली क्या क्या चेंजेस आ रहे थे, है ना। उनकी लाइफस्टाइल में चेंजेस आ रहे थे, उनके फूड में, उनकी एक्टिविटीज़ में, उनके ऑक्यूपेशन में चेंजेस आ रहे हैं, एंड दीज आर वेरी गुड चेंजेस। सो ये जो चेंजेस थे बहुत अच्छे थे और इसी से आगे डेवलपमेंट हो रहा था। हाउ आर द एम्पायर्स डिफरेंट फ्रॉम किंगडम। सो हम इस बारे में पहले भी बात की थी। सो यहाँ पे इसको एक बार फिर से चेक कर लेते हैं। एक बॉक्स दिया है आपके लेसन में, emperor need more resources, yes we have discussed about it, than kings, because empires are larger than kingdoms, clear है, and need to be protected by big armies, yes empires are need to be protected by big armies, right. So also they need a larger number of officials who collect taxes. So हमने देखा ना, वही टैक्स दीजिए, आपका टाइम हो गया, मंथ हो गया, टैक्स वॉज फिक्स दैट टाइम। सो आपको टैक्स देना ही है। आप अच्छा प्रोड्यूस करोगे, आपको एग्रीकल्चर के टैक्स डिसाइड थे, उस समय और भी कुछ चेंजेस हो गए होंगे। सो इस तरह से आपको आर्मी रखनी है, तो आर्मी को आपको क्या करना है, पेमेंट करना है, पे करना है, रेगुलर सैलरी देनी है। और सैलरी कहाँ से आएगी, सारी चीज़ें आप अच्छे से जानते हैं, सैलरी आएगी वेल्थ से। सो एम्परर नीड मोर रिसोर्सेज, क्लियर। सो ये भी पॉइंट आपका क्लियर हो गया है। नेक्स्ट क्या पढ़ेंगे, वी विल टॉक अबाउट द डायनेस्टी। येस वी हैव डिस्कस अबाउट इट सो मेनी टाइम्स। इस वंश के ये राजा, उनके राजा का बेटा राजा, है ना। सो इसी तरह से राजा फिर राजा, इस तरह से जब एक ही परिवार के सदस्य नेक्स्ट जनरेशन के जो सदस्य है वो फिर से अगर उसी जो उनकी गद्दी है, राज गद्दी पे अगर शासन करते हैं, सो वो डायनेस्टी बन जाती है, वंश बन जाता है ना। When members of the same family become rulers one after another, the family is often called a dynasty. अच्छा बताओ, who was the founder of Maurya Empire? बताओ। Chandragupta Maurya, clear. And who was the son of Chandragupta Maurya? Bindusar was the son of Chandragupta Maurya. And yes, we have discussed about that the Ashoka was the grandson of Chandragupta Maurya. So who was the father of Ashoka? अगेन बिंदुसार वॉज द फादर ऑफ अशोका। सो क्लियर हुआ, सबसे पहले चंद्रगुप्त मौर्य ने फाउंडेशन की, उसके बाद में उनके बेटे कौन थे, बिंदुसार, उन्होंने इसको संभाला। फिर उनके बेटे कौन थे, अशोक, अशोका ने उसे संभाला, और उनके बेटे आगे से आगे राजा का बेटा राजा। सो एक डायनेस्टी चली आ रही है, एक ही फैमिली के जब मेंबर्स हैं, अगेन जब जनरेशन के थ्रू वे वापस उसी राजा बन जाते हैं, तो इसे ही डायनेस्टी कहा जाता है। ओके, सो व्हेन मेंबर्स ऑफ द सेम फैमिली बिकम रूलर्स वन आफ्टर अनदर, द फैमिली इज ऑफन कॉल्ड अ डायनेस्टी। जो परिवार है ना हमारा, जैसे आपके पापा, फिर आप, फिर आपके बच्चे, इस तरह से ये चीज़ें आगे बहुत जाएंगी। सो जनरेशन इसी तरह से आगे जाती है। सो हम क्या है, फैमिली को डायनेस्टी भी साउंड करते। द मौर्यस वर अ डायनेस्टी विद 3 important रूलर्स। फर्स्ट चंद्रगुप्त मौर्य, हिज सन बिंदुसार, okay, and Bindusar's son was Ashoka. So क्लियर हो गया आपके लिए, क्लियर हो गया, चंद्रगुप्त, बिंदुसार, अशोका। ओके, 3 generations are there. So we will talk about all of them, and here a look of Bindusar. Bindusar was also a strong ruler that time. He was a good emperor, and उन्हीं की जो पत्नी थी, उनसे जो संतान हुई अशोक हुए, और अशोक ने तो नाम रोशन कर दिया मौर्य एम्पायर का। So we will talk about more of this chapter in our next video. Till then, take care of your health and studies. Good day, my dear students.